हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शारदा के बेटे रोहन की शादी रागिनी से होती है। रागिनी एक बहुत ही गरीब घर की लड़की होती है, वहीं रोहन एक अमीर बिजनेसमैन होता है। रोहन और उसके पिता प्रेमनाथ दोनों साथ में कंपनी चलाते हैं। रोहन के साथ साथ शारदा को एक और बेटी होती है जिसका नाम मुस्कान होता है। मुस्कान की शादी हुई होती है और वो अपने ससुराल में रहती है। रागिनी रोहन के ऑफिस में काम करने वाली लड़की होती है जिसे उससे प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है। रागिनी बहू, ये लो, ये खानदानी गहने हैं और ये शगुन के लिफाफे। इतने सारे गहने? हाँ रागिनी बहू, ये सब तुम्हारे लिए हैं। रोहन का प्यार तुम हो, रोहन की खुशी तुम हो, इसीलिए हम अपनी बहू के श्रृंगार में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार तुम मित्तल खानदान की बहू जो हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, इन गहनों के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। पापा जी, रोहन, धन्यवाद मुझ गरीब को झोपड़ी से महल में लाने के लिए। रागिनी, तुम गरीब नहीं हो, तुम दिल की कितनी अमीर हो ये मैं और हम सब जानते हैं। ये घर तुम्हारा ससुराल नहीं, ये तुम्हारा अपना घर है रागिनी। तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो रागिनी। धन्यवाद पापा जी। रागिनी और रोहन की रिसेप्शन पार्टी में भी रागिनी बहुत महंगा ड्रेस पहनती है और महंगे महंगे गहने पहनती है। रागिनी की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो गरीब से अमीर बन चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे शारदा की गरीब बहू रागिनी की मासूमियत लालच में बदलने लगती है। हर चीज राजसी अंदाज में देखकर रागिनी के मन में बहुत सारा लालच आ जाता है। धीरे धीरे इस पूरे महल की मालकिन मैं होंगी। मेरा अब बस एक ही मकसद है, मित्तल्स के साथ रहकर उन्हें चकमा देकर उनके पैसे लूटना, और यूं ही पैसे लूट लूट कर मैं अमीर बनूंगी और इस महल को इन लोगों से हड़प लूंगी। रागिनी देखती है कि घर के सभी लॉकर्स की चाबी का छल्ला शारदा दिन रात अपने साथ ही रखती है। एक दिन जब वो दोपहर में सो रही होती है, तभी रागिनी चालाकी से उसके कमरे में घुसती है और उसकी चाबी को चुराकर वो घर के सभी लॉकर से सारे पैसे और गहने चुराती है और फिर चाबी को घर की नौकरानी गुलाबों के झोले में डाल देती है। चोरी की है घर की बहू ने, लेकिन इल्जाम आएगा उस बेचारी नौकरानी गुलाबों पर। माफ करना गुलाबो, लेकिन मुझे अमीर बनना है और मैं अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रागिनी सारा धन लेकर अपने छोटे से मकान में एक संदूक में रख देती है। जब शारदा नींद से उठती है तब उसे पता चलता है कि सभी लॉकर्स में से पैसे चोरी हुए हैं। रोहन और प्रेमनाथ भी तभी आ जाते हैं और सभी ये जानकर बहुत हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, सारे लॉकर्स खाली हैं, इतनी बड़ी चोरी, वो भी दिन दहाड़े। लेकिन शारदा, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें अपनी चाबी के छल्ले को संभाल कर रखना चाहिए था ना। अब जो नुकसान होना था वो तो हो गया ना। माफ कीजिए प्रेमनाथ जी, मैं सो गई थी और छल्ला हमेशा की तरह मेरी कमर पर बंधा हुआ था, लेकिन पता नहीं नींद में अचानक किसने कैसे चोरी कर ली। तभी वहां पर मुस्कान भी आ जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ये लीजिए, मैंने आप सभी के लिए प्रसाद लाया है, मेरी सास ने भिजवाया है। क्या हुआ, सबके चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? मुस्कान, वो दरअसल। रोहन अपनी बहन मुस्कान को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर मुस्कान भी चिंतित हो जाती है। ओह गॉड, इतना बड़ा हादसा हो गया। अब आई थिंक हमें घर में मौजूद सभी लोगों की तलाशी लेनी चाहिए, हर किसी की। हाँ पापा, शायद मुस्कान सही कह रही है। ठीक है, अभी सारे स्टाफ मेंबर को बुलाओ। सभी नौकरों को बुलाया जाता है और सबकी तलाशी की जाती है, और तलाशी करने पर गुलाबों के झोले में शारदा की चाबी का छल्ला मिलता है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। गुलाबो, इसका मतलब तूने चोरी की है? तूने ऐसा क्यों किया है लेकिन गुलाबो? नहीं नहीं बड़ी मालकिन, मैंने चोरी नहीं की है, मेरा यकीन कीजिए, माता रानी की कसम, मैंने चोरी नहीं की है। तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठ बोलने के लिए भगवान का सहारा ले रही हो। मुझे तो लगा कि तुम एक बहुत ही ईमानदार और वफादार नौकर हो गुलाबो, लेकिन तुम्हारा असली रूप ये है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब जो भी होगा हवालात में होगा। रोहन बेटा, तुम जल्दी से पुलिस को फोन करो। हाँ पापा।
मेरा विश्वास कीजिए बड़े मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे सच में नहीं पता कि ये चाबी का छल्ला मेरे पास कैसे आ गया। कोई भी बेकसूर गुलाबों की बात नहीं मानता और उसे गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। रागिनी दिन ब दिन यूं ही घर में से छोटे मोटे कीमती सामान को चुराकर अपने घर ले जाती, फिर चाहे वो कोई महंगा बर्तन हो या फिर कोई महंगा शो पीस। रागिनी के इन हरकतों के बारे में किसी को भी पता नहीं होता। एक दिन उसे पता चलता है कि उनके घर में एक रूम है जिसमें दीवार के पीछे एक और रूम है जिसमें ढेर सारे गहने रखे हुए हैं। रागिनी उस रूम में जाती है और वो वहां पर हर तरफ गहने फैले हुए देखती है। हाय 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 हाय, हर तरफ गहने ही गहने। मेरी तो किस्मत ही चमक उठी है। धन्यवाद भगवान जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि आप भी मेरा इन सब में साथ दे रहे हो, क्योंकि मैं कुछ गलत कर ही नहीं रही हूँ। खुद के बारे में सोचना गलत नहीं होता। रागिनी, देख क्या रही है? उठा ले सब कुछ और निकल ले यहाँ से। रागिनी वहां पड़े सभी गहनों को एक बड़ी सी गोनी में भरती है और चालाकी से वो घर से बाहर निकलकर सीधे ज्वेलरी शॉप में जाती हैं और सुनार को सारे गहने बेचने के लिए देती हैं। तभी सुनार उन गहनों को देख परख कर कहता है, अरे मैडम जी, ये सारे गहने तो नकली हैं। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो अपनी आंखों से इन सभी गहनों को देखा था उस खुफिया कमरे में, लेकिन उसके बावजूद भी। देखिए, आप ही देखिए, साफ साफ समझ आ रहा है कि ये सारे के सारे गहने आर्टिफिशियल हैं, नकली हैं। इसका मतलब किसी ने गहनों की अदला बदली की है। मैंने की है। रागिनी पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर मुस्कान खड़ी होती है। तुम्हें क्या लगा रागिनी, मैं अपने ससुराल में रहती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने मायके में घट रही घटनाओं पर ध्यान नहीं देती। जब तुम सारे गहने चुरा कर जा रही थी ना, तभी मुझे घर के नौकर टिंगू ने फोन किया और उसने बताया कि तुम सीक्रेट रूम से बाहर निकली हो। घर पर कोई नहीं था और सबका फोन आउट ऑफ रीच आ रहा था, इसीलिए टिंगू ने मुझे ही फोन किया। तब मैंने तुरंत तुम्हारी गोनी को नकली गोनी से बदलने के लिए कह दिया था और तुम गाड़ी में बैठी उससे पहले ही गाड़ी में नकली गहनों की गोनी बैठ चुकी थी। तुम एक गरीब नहीं बल्कि लालची औरत हो। चलो, तुम्हारी सच्चाई अब मैं सबके सामने लाऊंगी। नहीं नहीं मुस्कान दीदी, मुस्कान दी, ऐसा मत करो। मुझे माफ कर दो मुस्कान दी, मैं ये सब छोड़ दूंगी और अच्छे से रहूंगी। लेकिन मुस्कान रागिनी की बात नहीं सुनती और वो उसे घर ले जाकर सबको उसकी काली करतूतों के बारे में बताती है, जिसके बाद शारदा उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बेशरम औरत, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तेरी वजह से वो गरीब गुलाबो जेल में सजा काट रही है। तुमने जो भी किया बहुत 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 गलत किया है रागिनी। आज तुमने मेरा भरोसा, मेरा प्यार, सब कुछ खो दिया। आई हेट यू रागिनी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। रागिनी ने लालच में आकर सब कुछ खो दिया था। उसे पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और बेगुनाह गुलाबों को फिर से रिहा कर दिया जाता है। ईशानी की शादी मयंक से होती है। वो शादी करके अपने ससुराल में आती है, लेकिन उसे इस बात की जरा सी भी खबर नहीं होती कि वो ससुराल में नहीं बल्कि किसी कैद खाने में जा रही है। उसके ससुराल में उसकी सास चंदा और ससुर विक्रमजीत होते हैं। चंदा आम सास जैसी नहीं होती, वो तो बिल्कुल हिटलर की तरह होती है। ईशानी बहू, ये किस तरह की रोटियां बनाई है तुमने? रोटियां हमेशा गोल ही होनी चाहिए। लेकिन माँ जी, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ अच्छा खाना बनाने की, और वैसे भी रोटी चाहे गोल हो या त्रिकोणी आकार की हो, वो जाएगी तो हमारे पेट में ही ना। अब सीखते सीखते वक्त लगेगा ही ना। क्या वक्त लगेगा? यहाँ मैं तुम्हारे वक्त का इंतजार नहीं करने वाली। जाओ, जाकर बाहर आंगन में तपती धूप में नंगे पांव खड़ी रहो, तभी जाकर तुम्हारी अकल ठिकाने पर आएगी और कैसे भी करके तुम गोल रोटियां बना ही लोगी। लेकिन माँ जी, जो मैंने कहा है वो करो और ज्यादा सवाल जवाब मत करो, समझे तुम? वरना ऐसा धोऊंगी ना मैं तुम्हें कि फिर कभी गलती करने से तुम्हारी रूह कांप उठेगी। ईशानी आंगन में तपती धूप में नंगे पांव खड़ी होती है और शाम तक उसे ये सजा मिलती है जिस कारण उसके पैर जलकर छिल जाते हैं। लेकिन निर्दयी सास चंदा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन, माँ जी ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, लीजिए मिठाई, मुझे अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल गई है। क्या?
चंदा ईशानी के हाथ का मिठाई बॉक्स उठाकर फेंक देती है। तेरा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं बहू? घर गृहस्थी संभालने की जगह तू अब नौकरी करेगी। अरे एक पत्नी को हमेशा अपने पति से एक कदम पीछे ही रहना चाहिए। तू कहीं नौकरी वोकरी करने नहीं जा रही है। चल जा, शाम के खाने की तैयारी कर। पर माँ जी प्लीज मुझे काम करने दीजिए, मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है। हाँ माँ, प्लीज ईशानी को काम करने दीजिए ना, मेरी तरह उसने भी खूब पढ़ाई की है। क्यों दुश्मन बन रही है बहू की तरक्की की? जाने देना उसे काम पर। तो घर के सारे काम क्या आप संभालोगे? नहीं, मैं कह दिया जो मैंने सो कह दिया, बहू काम पर नहीं जाएगी। ईशानी को चंदा जॉब पर जाने भी नहीं देती और वो दिन भर उससे नौकरानी की तरह काम करवाती रहती है और कोई गलती हो तो उसकी कड़ी से कड़ी सजा भी देती है। एक दिन जब ईशानी के मायके में उसकी माँ का जन्मदिन होता है तभी वो वहाँ से लेट आती है। आ गई महारानी। अरे वही रह जाती ना अपने मायके में। अरे यहाँ क्यों आई? माँ जी आज आप मुझे कुछ नहीं कह सकती। मैं कोई क्लब में पार्टी करने या कहीं घूमने नहीं गई थी। मैं तो बस अपनी माँ के जन्मदिन के लिए गई थी। उसमें कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? आप हर बार मुझे इस तरह से डांटती रहती हैं, ऐसा आप नहीं कर सकती। आप मुझसे जुबान लड़ाकर ऊंची आवाज में बात करेगी? रुक जा, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। चंदा ईशानी को गुस्से से झाड़ू से मारती है और ईशानी दर्द से कराहती है। चंदा ईशानी की छोटी से छोटी गलती पर भी उसे खूब मारती है और बेचारी ईशानी एक तरह से एक कैद खाने में ही फंस चुकी थी। मयंक और विक्रमजीत चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। अरे अब तो बहू को इस हिटलर सास से मुक्ति दिलाने का एक ही उपाय है और वो है अम्मा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं पापा, आप अम्मा को बुलाने वाले हैं? हाँ मयंक बेटा। विक्रमजीत अपनी माँ लीलावती को गांव से बुलाता है। चंदा अपनी सास लीलावती को देखकर हैरान रह जाती है। अम्मा जी आप आइए ना, आइए। हाँ हाँ मैं तो आऊंगी ही। ये मेरे विक्रम का घर है, मेरे बेटे का। मुझे किसी के पिताजी या कोई चंदा नाम की चुड़ैल भी नहीं रोक सकती घर में आने से, समझी? अम्मा जी। अरे क्या अम्मा जी, चल जा, मुझे ठंडा ठंडा नींबू पानी बना कर ला, एकदम मसालेदार। हाँ ओ जी ईशानी बहू, जाओ अपनी दादी सास के लिए नींबू पानी बना कर लाओ। जी माँ जी। ओ अप्सरा, मैंने तुझे कहा है नींबू पानी लाने, तेरी बहू को नहीं। मैंने अपनी बहू को कहा है चल नींबू पानी ला और मेरे पैरों की मालिश कर फटाफट। ठीक है अम्मा जी। चंदा मुंह बनाती है और बेमन से नींबू पानी बनाकर लीलावती के पैरों की मालिश करती है। अगले दिन लीलावती मयंक और ईशानी को शिमला की टिकट्स देती है। वाह दादी माँ, ये तो शिमला की टिकट्स हैं। हाँ बेटा, तू और तेरी लुगाई तुम दोनों जाओ, घूम कर ऐश करके आओ। क्या? नहीं नहीं, ये ईशानी बहू कहीं नहीं जाएगी। मयंक बेटा, अगर तुझे जाना है तो तू जा, लेकिन इसे लेकर मत जा। क्यों रे चंदा रानी, तू क्यों इन दोनों के बीच एक विलन बन रही है? हैं? जाने देना उन दोनों को। लेकिन माँ, मेरी बहू चली गई तो घर का सारा काम कौन करेगा? मेरी बहू यानी तू शिंपल, इतनी क्यों मगजमारी कर रही है रे तू? चलो चलो ईशानी और बकुड़ा, तुम दोनों जाओ और अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल लो अपनी ट्रिप के लिए। हाँ, यहाँ चंदा का खून चूसने के लिए मैं बैठी हूँ। ईशानी और मयंक दोनों शिमला चले जाते हैं और लीलावती चंदा से ढेर सारा काम कराती है। अरे अरे ठीक से झाड़ू मार, वरना इसी झाड़ू को उठाकर मैं तुझे मारूंगी। जी अम्मा जी। अरे जल्दी जल्दी। एक दिन जब चंदा अपनी सहेलियों के साथ घूमकर लेट आती है तभी, क्यों रे हीरोइन, इस उम्र में बहुत बाहर देर तक घूमने का चस्का लगा है ना तुझे? है? जा बाहर ही जा कर रहे तू अब। नहीं नहीं जाना, क्यों डर रही है? लेकिन अम्मा जी, मैं आपको बताकर तो गई थी। अरे चल चल निकल यहाँ से, और रात भर
तू बारिश में यहीं पर रहेगी आंगन में। लीलावती चंदा को रात भर आंगन में ही रहने की सजा देती है और चंदा रात भर बारिश में भीगती है, जिस कारण उसे सर्दी जुकाम हो जाता है। लीलावती चंदा के साथ उसी तरह बर्ताव करती है जिस तरह चंदा ईशानी के साथ करती है। जब चंदा देर तक सोती है या बेसुआद खाना बनाती है, तब लीलावती उसे लकड़ी से मारती है। अरे ये ले, ये ले। अम्मा जी, अरे दर्द हो रहा है अम्मा जी। चंदा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और तभी उसे सब समझ आ जाता है कि उसे ये सब उसके ही कर्मों की सजा मिल रही है। शायद मुझे सजा मिल रही है। जो कुछ भी मैंने अपनी बहू के साथ किया वो सब मेरी सास मेरे साथ कर रही है। अब मुझे समझ आ रहा है कि ईशानी बहू को मैंने जाने अनजाने में कितनी चोटें, दर्द, कितना दुख दिया है। तभी वहां पर ईशानी और लीलावती दोनों आती हैं। ईशानी, मुझे माफ़ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम तो हमेशा से ही एक अच्छी लड़की थी, और तो और तुमने एक सर्वगुण संपन्न बहू बनने की कोशिशें भी की, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें दर्द दिया। अब समझ आया ना कि कैसा लगता है चंदा बहू। तू सास बन गई है तो ये बात तो तू कभी मत भूलना कि तू अब आजाद पंछी हो गई है और तू अपनी बहू के साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और जब जब तू मेरी पोता बहू को तकलीफ देगी तब मैं तेरी सास घोड़े पे सवार होकर तेरी लगाम कसने आऊंगी। माँ जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने कभी अपनी सास की तरह नहीं समझा, हमेशा अपनी माँ की तरह ही समझा, लेकिन आपने हमेशा मुझे परायों की तरह रखा। नहीं बहू, मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं तुझे एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और हमेशा अच्छे से रहूंगी मैं तेरे साथ। हाँ 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 बहू, बिल्कुल किसी सहेली की तरह। अंत में लीलावती, चंदा और ईशानी दोनों सास बहू को एक करके फिर से गांव चली जाती है और उस दिन के बाद से दोनों सास बहू सहेलियों की तरह रहने लगती हैं और घर में जहां एक वक्त पर लड़ाई झगड़े ही हुआ करते थे, अब वहां खुशियां ही खुशियां होती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।